Hello students, in our today's lecture we are going to start our chapter number 2 of the financial accounting, that is profit or loss prior to incorporation. First we have to need to understand what is this kind of situation when happen, what is the prior to incorporation or like this. Suppose I'm explaining with the example. So one business or one प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी टेकिंग ओवर द रनिंग बिजनेस, यानी कि एक कोई कंपनी है जो रनिंग बिजनेस को टेक ओवर कर रही है, परचेज कर रही है, ठीक है। तो वो रनिंग बिजनेस टेक ओवर कर रही है तो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स होगी, लीगल प्रोसीजर होगी, इट विल रिक्वायर सम टाइम। सो जब वो टेक ओवर करती है उसकी डेट और उसको टेक ओवर करने के बाद लीगल चार्जेस लगने होते हैं, लीगल प्रोसीजर करनी होती है और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है। कौन सा सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है। तो वो आने में, यानी कि वो सर्टिफिकेट मिलने में टाइम लगता है। सपोज वन कंपनी है, उसने 1/1/2019 में टेक ओवर कर लिया, बट उसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कब मिला? 1/5/2019 को मिला। यानी कि इन महीनों के दौरान बिजनेस तो चालू था ही, बट ऑफिशियली वो बिजनेस किसका हुआ? न्यू कंपनी का हुआ ऑन आफ्टर द डेट ऑफ द 1/5, बट उसने टेक ओवर कब कर लिया था? 1/1/2019 में। सो इन दौरान जो भी एट द एंड ऑफ द ईयर जब भी हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें बाइफर्केशन करना पड़ता है कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन और प्री इनकॉर्पोरेशन। कि प्री इनकॉर्पोरेशन यानी कि इन दो टाइम दौरान जो भी एक्सपेंसेस इनकम जनरेट हुई है उसका प्रपोर्शन कितना है, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन यानी कि ये डेट मिलने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद कितना है, तो उसे हम बाइफिकेशन करना पड़ता है। तो हमें नए हिसाब से P&L बनाना पड़ता है। ये सब कब होगा? जब न्यू कंपनी, कोई भी एक कंपनी है वो रनिंग बिजनेस को टेक ओवर करेगी या परचेज करेगी। तो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिस विल हैपन ओनली एंड ओनली इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। उसके बाद तो वो रनिंग बिजनेस वो खुद संभाल लेगी, बट जब भी ये टेक ओवर करती है, परचेज करती है, तो ये दौरान ये स्टेटमेंट और न्यू P&L बनता है और उसका स्टेटमेंट बनता है प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ वी हैव टू बाइफर्केट ऑल द इनकम्स एंड ऑल द एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। अंडरस्टूड? जो भी ये 1/1/2019 to 1/5/2019 है उसे हम प्री इनकॉर्पोरेशन बोलेंगे, और बाकी का जो टाइम है, सपोज करो 31 मार्च 31 दिसंबर 2019 ईयर हमारा एंड तभी होगा। सो ये दौरान 1/5/2019 टू 31 दिसंबर 2019 तक जो पीरियड होगा उसे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बोलेंगे, और उसका रेशियो निकालेंगे। उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट और जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, ठीक है। जो एक्सपेंस होंगे वो दो ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक होगा टाइम रेशियो और दूसरा होगा सेल्स रेशियो और टर्नओवर रेशियो। थोड़े बहुत एक्सपेंसेस होंगे जो टाइमली बेसिस पे होंगे, थोड़े बहुत एक्सपेंसेस या इनकम होगी वो सेल्स रेशियो पे होगी। तो किस रेशियो, किस एक्सपेंस और किस इनकम को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सो वी विल अंडरस्टैंड बाय द आवर प्रैक्टिकल सम, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। पहले मैं आपको फॉर्मेट समझा देती हूँ कि किस फॉर्मेट में ये सम करना है। तो फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि फॉर्मेट में कैसे करना है।
यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर, देन प्री इनकॉर्पोरेशन, दैट इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंस, यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनकम, यहाँ पे अगेन एक्सपेंस लिखेंगे, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट और इनकम। दिस कॉलम इज फॉर एक्सपेंस, दिस कॉलम इज फॉर इनकम एंड ग्रॉस प्रॉफिट। ये दोनों की दोनों किस पीरियड में है? प्री इनकॉर्पोरेशन, दैट इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, एक्सपेंस एंड ग्रॉस प्रॉफिट। हियर वी विल राइट द पर्टिकुलर। दिस इज द स्टेटमेंट of appropriation of profit between the pre and post incorporation period. अब हम स्टार्ट करते हैं एक इलस्ट्रेशन से। लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन नंबर 2। The Gujarat Traders Limited purchased a running business of the partnership firm on 31st January 2020. कब टेक ओवर किया? 1/1/2010 में। The company was incorporation on the 1st May 2010. उसको incorporation certificate कब मिला? 1st May 2010. The following particular for the year ended 31st December 2010. The turnover of the whole year at the end of the 31st December 2010 amounted 24 lakh, that is a turnover out of 4 lakh related to period 1/1/2010 to 1/5/2010. Then gross profit 9,60,000. Following items are appear in the P&L account: director's fee, auditor's fee, rent and rates, staff salary, bad debts, debenture interest, various expenses, general expense, commission on sales, printing and stationery, etc. From the above information, prepare a statement showing a pre-incorporation profit and post-incorporation profit. So let's start. First thing we have to find out is ratio. Which are the two ratios? Time ratio and sales ratio. So first we have to find out the time ratio. Time ratio find out on the basis of the dates given. So how many dates it's given? On the 1 January, that means 1/1/2010 the business is taken over. Then 1/5/2010 business get a certificate of the incorporation, and then 31st December 2010 year will be ended. The three dates are given. Between 1/1/2010 to 1/5/2010, how much months? January, February, March and April. So 4 months known as pre-incorporation period, and 1/5 to 31st December, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 6, 7, 8 months known as post incorporation period. So how much answer is given? 4 months and 8 months. We will write 4:8, that is 1:2. So time ratio will be 1:2. So first step of the solving the example is first find out the time ratio, then second find out sales ratio. For the sales ratio, what is given? The annual turnover of the year ended 31st March, total 24 lakh sales will be there. Out of that, 4 lakh is for 1/5/2010 to 1/1/2010 to 1/5/2010. That means 4 lakh is pre-incorporation
right? Just because the dates is given 1/1/2010 to 1/5/2010, 4 months pre-incorporation period. During that, sales is 4 lakh rupees. There is a total sale. Out of 24 lakh, 4 lakh is pre-incorporation. That is obviously 24 lakh minus 4 lakh. 20 lakh. It is post-incorporation period. So what will be the ratio? 4:20. That means 1:5. So sales ratio will be 1:5 and time ratio is equals to 1:2. On the basis of sales ratio and time ratio, we are going to prepare this our statement. Sorry, we have not added a one column over here. We will write basis. Now we are preparing this statement on the basis of the income and expenses are given in the profit and loss account. First we have to write, remember one thing, first we have to write gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? केयरफुली रिमेंबर, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सेल्स रेशियो पे. सेल्स रेशियो क्या है? 1:5. सेल्स रेशियो क्या है? 1:5. टोटल रेशियो कितना है? टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 9,60,000. Total gross profit is 9,60,000. So we have distribute into 1:5. Let's find it out. 160 into 1 divided by 6. It will come 1,60,000. So pre-incorporation period we will write in a gross profit and income section 1,60,000 and remaining for the post-incorporation period, that is 8 lakh. First we have to write income, then we will deduct out of the gross profit and income, we will deduct the expenses, various expenses. Any other income is not given, so we will start with the deduction of the sum. First, expenses. First is director's fee. Carefully remember, director's fee always distributed only in post-incorporation period, that will not include in our pre-incorporation period. So director's fee directly we put on the post, that is rupees 15,000 in an expense section. Then auditor's fee. Auditor's fee on the basis of time. Auditor's fee on the basis of time. Time ratio is equals to 1:2. So total is 7,500. 7,500 into 1 divided by 3. It will come 2,500. Remaining for a post, it is a 5,000. Then rent and taxes. This is also on the basis of time. Rent and taxes is 48,000. Time ratio is equals to 1:2. So it will come 16,000 and 32,000. Then staff salary is given. Staff salary on the basis of time. Total staff salary is 1,20,000. 1,20,000 into 1/3. 40,000.
80,000. Then bad debts. Here special information is given in the bracket. In the total 20,000 bad debts, out of 7,000 related to debtors before 1/5/2010. That is, bifurcation is already given. So we will write given. That is 7,000 is before incorporation period. So we will write 7,000 here, and remaining 13,000 we will write in a post incorporation period. So here we will write given. The information is bifurcation information is already given, so we will write here given as given. Then debenture interest. Carefully remember this. Debenture are issued, and every 6 months or every quarter we will give the debenture interest to our debenture holder. That is always after we will start the business, and after 6 months or 3 months we are going to pay the debenture interest. So it will come post. So it will only come in the post. So we will not write over here directly debenture interest go to the post incorporation period, that is 60,000. Then depreciation on plant and machinery. Depreciation plant and machinery 36,000. Depreciation taken on time. So total depreciation is 36,000 into 1 divided by 3, 12,000, and remaining 24,000. Then preliminary expenses. It will only came into the post. So we will directly write down the preliminary expenses of rupees 24,000. Then general expense on the basis of time. General expense is 18,000. In time ratio is 2:1. So we will write 1:2. That is 6,000 and 12,000. Then commission on sales. We will given the commission to the sales. So it will be bifurcate on the basis of sales ratio. Just because commission is based on sales, so it will come on the sales ratio. Sales ratio is 1:5. Sales ratio is 1:5. So 36,000 into 1 divided by 6. It will come 6,000, and 36,000 into 5 divided by 6. It will come 30,000. Then printing and stationery. Printing and stationery are on the basis of time. Total is 24,000. 24,000 into 1 divided by 3, 8,000, and remaining 16,000 in the post incorporation period. Now we have covered all the expenses and income and bifurcate on the basis of pre-incorporation period and post-incorporation period. Now we are going to close this statement. First, we are calculating for the pre-incorporation period. Out of income, we have to deduct all the expenses. So we have only one thing, gross profit 1,60,000. Out of this, we will deduct all these expenses.
So 1,60,000 minus 2,500 minus 16,000 minus 40,000 minus 7,000, 12,000, 6,000, 6,000 and 8,000. It will come 62,500. This is net profit. This is net profit for the pre-incorporation period. Similarly, we will find out the net profit for the post-incorporation period. Out of 8 lakh, we will deduct all the expenses. Then we will get 4,89,000. 4,89,000. This is the net profit. Understood how we calculate the whole sum? The most important thing is this basis, how on the which basis the expense going to be bifurcate, and how to find the time ratio and sales ratio. First step is to find out time ratio. Second step is find out the sales ratio and then make a statement. Understood? Thank you.